गुड इवनिंग। स्टडी क्लिक में आपका स्वागत है। चलिए बात करते हैं आज हम लोग कॉर्डेट में प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं आज, और हम लोग पहुंचे हैं फिशेस तक। फिशेस जो कि सुपर क्लास फिशेस है, जहां पे मछलियां आती हैं। तो मछलियों के आज हम पहले सवाल से शुरू कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट वर्टिब्रेट ऑन अर्थ वेयर। तो इसमें पूछा जा रहा है जो सबसे पहला वर्टिब्रेट रहा है, यानी कॉर्डेट में ये वर्टिब्रेट वाले सेगमेंट में आ चुके हैं, और पूछे जो सबसे पहला वर्टिब्रेट आया था अर्थ पे वो कौन सा था। तो अगर आपको याद हो, और आपको याद होना भी चाहिए, जो हम लोगों ने यहाँ पे इनके बारे में डिस्कस किया हुआ था, उनके कुछ टॉपिक, जैसे अगर हम कॉर्डेट को डिफाइन करते थे, ठीक है, आपके लिए वापस से कॉर्डेट का क्लासिफिकेशन चल रहा है। कॉर्डेट को अगर हम डिफाइन करें तो ये हमारे वो सेगमेंट थे जिसमें हमारे नॉन कॉर्डेट आए थे। वो सारे एनिमल जो नॉन कॉर्डेट थे, वो जिनको हमने इन्वर्टिब्रेट कहा था, वो इधर आए थे। और कॉर्डेट को अगर हम यहाँ पे करें तो ये हमारे कॉर्डेट को हम लोग किंगडम एनिमल को हम यहाँ पे एनिमेलिया को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते थे, और ये रहा हमारा कॉर्डेटा वाला ग्रुप। कॉर्डेटा में हमने देखा था कि एक थे प्रोटोकॉर्डेट, जिनको हमने प्रिमिटिव कॉर्डेट के नाम से जाना था। दूसरे थे हमारे वर्टिब्रेट। तो चलिए, ये जो प्रोटोकॉर्डेट थे, प्रोटोकॉर्डेट में आपने देखा था सिफेलोकॉर्डेटा का ग्रुप और यूरोकॉर्डेटा का ग्रुप देखा था। सच एज अगर हम वर्टिब्रेटा में चले तो वर्टिब्रेटा में हमको दो चीजें मिली थी। एक तो था एग्नैथा, जिनमें जबड़ा नहीं बन रहा था। दूसरे थे ग्नैथा, जिनमें जबड़ा बनता था, यानी प्रेजेंस ऑफ जॉ और अब्सेंस ऑफ जॉ के बेस पे हमने देखा था। तो अब्सेंस ऑफ जॉ के बेस पे एग्नैथा का मतलब जिनमें जबड़ा अब्सेंट था, इनमें हमने दो क्लासेस देखी थी। वो दोनों क्लासेस कौन सी थी? एक का नाम था ऑस्ट्रेकोडर्म और दूसरे का नाम साइक्लोस्टोमाटा। तो साइक्लोस्टोमाटा और ऑस्ट्रेकोडर्म जो है हमारे इग्नैथा थे, और जो बचे हुए टेट्रापोड हैं, टेट्रापोड लाइक फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल, ये सब हमारे इग्नैथा में आ जाएंगे। ठीक है, तो इग्नैथा और ग्नैथा को डिफाइन करने के बाद, हालांकि टेट्रापोड के अलावा फिशेस को हम लोग यहाँ पे रख देंगे फिन्स वाले कॉलम में। तो हम यहाँ पे देखते हैं, चलिए पहला वर्टिब्रेट कौन था। तो डेफिनेटली जो यहाँ पे प्लेकोडर्म आए हुए हैं, तो प्लेकोडर्म क्या थे? क्या ये प्लेकोडर्म हमारे पहले वर्टिब्रेट थे? ये हमारे फर्स्ट जॉड वर्टिब्रेट थे। इनके बारे में सेगमेंट आता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डाउट भी आता है। डाउट का कॉलम इसलिए है क्योंकि लोग इसको क्या मान लेते हैं, इसको मानते हैं पहला वर्टिब्रेट। जी नहीं, ये फर्स्ट जॉड वर्टिब्रेट था, ये पहला जॉ वाला वर्टिब्रेट था, और ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। प्लेकोडर्म को माना गया है कि जितने भी प्लेकोडर्म हैं ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, तो ये एक्सटिंक्शन के कगार पे हैं। अब दो बचा आपका सिफेलोकॉर्डेट और यूरोकॉर्डेट। ये आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सब दोनों ही क्या है, प्रोटोकॉर्डेट हैं। तो और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पहले वर्टिब्रेट की, तो सिफेलो और यूरोकॉर्डेट आपके क्या है, प्रोटोकॉर्डेट है, इसलिए आंसर नहीं होगा। आपका आंसर है ऑस्ट्रेकोडर्म। ऑस्ट्रेकोडर्म जो कि इग्नैथा से बिलोंग कर रहा है, इसी वजह से ये हमारा क्या है, पहला वर्टिब्रेट है लैंड पे। चलिए अगले सवाल की तरफ। द प्रेजेंस ऑफ बोन इज एन यूनिक कैरेक्टर ऑफ। जो बोन पाई जाती है जनरली बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, या मैग्नीशियम और कुछ अदर फॉस्फेट सब्सटेंस पाए जाते हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि बताइएगा ये जो सेगमेंट है कौन से ग्रुप का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। हेमिकॉर्डेट में आपको मिला था, हेमिकॉर्डेट में कहीं पे भी बोन का स्ट्रक्चर नहीं आया था। फिर आया था यूरोकॉर्डेट, इसमें भी आपको नहीं मिला था। सिफेलोकॉर्डेट में भी बोन नहीं बनी थी, सबका स्ट्रक्चर जो है जनरली कार्टिलेजिनस था, सब कार्टिलेज के बने हुए थे। तीसरा आता है वर्टिब्रेटा, और इसी में आपको वो स्ट्रक्चर देखने को मिले जिसका नाम है बोन। तो बोन जो है ये वर्टिब्रेटा का, यानी वर्टिब्रेट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर था, है और रहेगा। चलिए एक बहुत ही बढ़िया सवाल यहाँ पे, जिसको क्लासिफिकेशन अगर आपको ठीक से याद होगा तो उसी क्लासिफिकेशन को हम लोग फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सवाल ये है कि इन्होंने कुछ सेगमेंट दिया हुआ है, कुछ क्वेश्चंस, कुछ टॉपिक है, उसके बेसिस पे इन्होंने पूछा। जैसे बॉडी इलोंगेटेड है, स्केल्स नहीं पाई जा रही हैं, पेयर्ड फिन्स हैं, और उस फिन के पास इन्होंने क्या क्या कैरी किया हुआ है, 6 से 15 जो है गिल स्लिट्स हैं। माउथ सर्कुलर है, सकिंग माउथ है, बिना जबड़ों वाला है। तो बताइए ये कौन से ग्रुप में आएगा? क्या ये कॉन्ट्रिक्थीज में आएगा, ऑस्टिकथीज में आएगा, या फिर साइक्लोस्टोमेटा या ग्नैथोस्टोमेटा? तो चलिए पहली बात तो ये है कि ग्नैथोस्टोमेटा है, तो मतलब जबड़ा प्रेजेंट है, इसमें जबड़ा पाया जाएगा, जॉज पाए जाएंगे। साइक्लोस्टोमेटा की बात करें तो साइक्लोस्टोमेटा जो हैं ये आपके किसमें, इग्नैथा में थे। कॉन्ट्रिक्थीज मतलब कार्टिलेजिनस फिशेस, ऑस्टिकथीज मतलब यहां पे आपकी बोनी फिशेस। तो अगर ये कार्टिलेजिनस फिशेस हैं और ये आपकी बोनी फिशेस हैं, तो सवाल तो यहां पे किसका है, सर्कुलर माउथ का है, माउथ पाया जाएगा।
सकिंग होगा बट विदाउट जॉज, जबड़े नहीं पाए जाएंगे। और जहां तक मेरा अनुमान है, अगर जबड़े एब्सेंट होते हैं तो इनको हम रखते हैं एग्नेथा में, और जब इनको एग्नेथा में रखा जाएगा तो एक ही आंसर बचता है आपके पास एग्नेथा वाले कॉलम के लिए। ये दोनों तो फिशेज में थे, इन दोनों का नाम क्या था, ये तो फिशेज वाले ग्रुप में डायरेक्ट रखे गए थे। एग्नेथा वाले कॉलम में जो रखा गया था वो था आपका साइक्लोस्टोमेटा और आस्ट्रेकोडर्म। तो आस्ट्रेकोडर्म और साइक्लोस्टोमेटा ही क्या है, हमारे करेक्ट आंसर हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं फिर से। क्वेश्चन नंबर 4, द फिश यूज्ड फॉर कंट्रोल ऑफ मलेरिया। कह रहे हैं कि जो मलेरिया को कंट्रोल करने वाली फिश है उसका नाम बताइए, यानी कौन सी फिश का यूज करके हम मलेरिया को कंट्रोल करते हैं। तो वो फिश जिसको यूज करके हम मलेरिया को कंट्रोल करते हैं, जिसको मॉस्किटो फिश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मॉस्किटो को फीड करता है, मॉस्किटो पे, लार्वा पे, टेडपोल पे फीड करता है ये, और उसकी वजह से जो है मलेरिया जो है नहीं फैलता। तो उसका नाम है गम्बूसिया, और गम्बूसिया को ही मॉस्किटो फिश के नाम से भी जानते हैं। तो गम्बूसिया, क्योंकि ये मॉस्किटो फिश है, और ये जो ट्रू फिश और फॉल्स फिश वाला गेम चल रहा है यहाँ पे, बार बार देखिएगा, जरूरी नहीं है कि जिनके नाम में फिश है वो ट्रू फिश हो, और जरूरी नहीं है कि जिनके नाम में फिश वर्ड नहीं है वो आपके फिश ना हो, वो ट्रू फिश हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लीजिएगा, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल, जिसके नाम में फिश है लेकिन वो फिश नहीं है, जैसे सिल्वर फिश। सिल्वर फिश ये आर्थ्रोपोडा है, लेपिज्मा का एग्जाम्पल, लेपिज्मा इसका नाम है, और ये आर्थ्रोपोडा है, मतलब ये फिश तो नहीं लेकिन नाम में फिश आ रहा है। दूसरा जिसके नाम में फिश नहीं आएगा लेकिन वो फिश है, सी हॉर्स, समुद्री घोड़ा, या इसको हम बोलते हैं हिप्पोकैम्पस। तो हिप्पोकैम्पस के नाम में कहीं पे भी, या सी हॉर्स के नाम पे भी कहीं पे भी आपको फिश देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन ये आपका सही है, फिशेस से बिलोंग कर रहा है। तो हम ट्रू फिश और फॉल्स फिश वाले क्वेश्चंस को भी इसी तरीके से डील करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन इज अ ट्रू फिश, अगला सवाल आ ही गया है कि इसमें से ट्रू फिश कौन सी है। तो चलिए ट्रू फिश को सॉल्व करते हैं। अगर हम वेल की बात करें तो वेल को पानी में जरूर पाई जाती है, लेकिन इसको हम लोग मैमल मानते हैं क्योंकि ये विविपैरस है, तो ये मैमल है। कटल फिश की बात करें तो ये आपका मोलस्का से आता है। सिल्वर फिश की बात करिए तो ये वापस से अभी थोड़ी देर पहले नाम बताया गया, लेपिज्मा, और ये आर्थ्रोपोडा वाले फाइलम से बिलोंग करता है, इसलिए ये भी क्या है, ये भी फॉल्स फिश है। लेकिन ट्रू फिश की कैटेगरी में हम देख रहे हैं फ्लाइंग फिश, जिसका नाम एक्सोसिटस है। तो एक्सोसिटस ही क्या है हमारा, एक्सोसिटस हमारा ट्रू फिश है, जिसको कि फ्लाइंग फिश के नाम से जानते हैं। यहाँ पे फ्लाइंग फिश का कतई मतलब नहीं कि मछली उड़ती है, मैं आपको वापस रिपीट कर रहा हूँ, फ्लाइंग फिश एक्सोसिटस उड़ती नहीं है। हाँ, ये वाटर के वेव्स के साथ, यानी जब ओशन वगैरह में जब वेव्स बनती हैं तो उस वेव की कैटेगरी में ये क्या करता है, उस साइड वाली वेव पे आकर थोड़ी देर के लिए ये ग्लाइड कर सकता है, ट्रेवल कर सकता है, 100-200 मीटर 150 मीटर के आसपास ये ग्लाइड करता है, दूर तक ट्रेवल कर लेता है। रिस्क तो वहाँ पे भी है क्योंकि ऊपर जो बर्ड वगैरह हैं वो सब फीड कर ले जाती है, उठा के चली जाती हैं, तो रिस्क तो वहाँ भी है, पानी के नीचे भी है और अंदर भी है। तो फ्लाइंग फिश उड़ती नहीं है कि अब बहुत देर तक उड़ रही है, ये थोड़ी देर के लिए ग्लाइड कर सकती है। ठीक है, विच इज अ ट्रू फिश, फिर से पूछ रहे हैं, इसमें बताइए ट्रू फिश कौन सी है। नीचे नाम है आपके सिल्वर फिश के, मैंने फिर से बताया था ये आर्थ्रोपोड है। कटल फिश के बारे में कहा था, ये मोलस्का है। फिर है जेली फिश के बारे में, जेली फिश आपका ऑरेलिया ऑरेटा यानी ये सिलेंट्रेट है। उसके बाद कैट फिश, जिसको हम लोग मांगुर के नाम से जानते हैं या क्लैरियस के नाम से जानते हैं, यही आपका क्या है, फिशेस से बिलोंग करता है, क्लास सुपर क्लास फिशेस, इसलिए ये ट्रू फिश है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग ट्रू फिश और फॉल्स फिश की एक पूरी लिस्ट लेकर आएंगे शॉर्ट्स में, एक यूट्यूब शॉर्ट्स बना देंगे हम लोग, उस पर क्या करेंगे, ट्रू फिश और फॉल्स फिश के लेक्चर को डिसाइड कर लेंगे कौन सा ट्रू फिश है कौन सा फॉल्स फिश है। एरिथ्रोसाइट इन स्कोलोडॉन आर, पूछा जा रहा है इसमें जो एरिथ्रोसाइट है यानी आरबीसी है स्कोलोडॉन की, वो कैसी होती हैं, सर्कुलर न्यूक्लिएटेड है, सर्कुलर ई न्यूक्लिएटेड है, ओवल न्यूक्लिएटेड या ओवल ई न्यूक्लिएटेड। तो जब मैंने आपको पढ़ाया था डॉग फिश के बारे में तो मैंने वहाँ पर डिस्कस किया था, जब डॉग फिश का पूरी फिजियोलॉजी डिस्कस की थी तो वहाँ पे बताया था कि ओवल और न्यूक्लिएटेड फॉर्म में ये पाए जाते हैं, यानी जो इनका एरिथ्रोसाइट होगा वो ओवल होता है और न्यूक्लिएटेड मतलब उसमें न्यूक्लियस पाया जाएगा। इसी सीरीज में अगले सवाल की तरफ, एंडोक्राइन ग्लैंड एब्सेंट इन एलास्मो ब्रांच, एलास्मो ब्रांच जो है ये आपकी वापस से फिशेस की जो ग्रुप है ऑर्डर है वो बना हुआ है। पूछ रहा है इसमें कौन से ग्लैंड्स एब्सेंट होते हैं, क्या थायराइड एब्सेंट होता है, थाइमस या पैराथायराइड, पिट्यूटरी या आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो इस कैटेगरी में भी मैंने आपको वहां पे एक्सप्लेन किया हुआ था कि थाइमस और पैराथायराइड जो है एलास्मो ब्रांच में नहीं पाए जाते। तो कैसे नहीं पाए जाते, आप जाके इस पुराने वाले लेक्चर को या वीडियो को वापस से देख सकते हैं। अगले सवाल की तरफ हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ फिर से। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेकॉइड स्केल्स आर फाउंड, एलास्मो ब्रांच जो फिशेज होती हैं जनरली उसी में क्या होता है, ये पाया जाता है। डिप्नोई में लंग्स फिशेज हैं,
जितनी भी हमारी लंग्स फिशेज हैं वो डिप्नोई या इस तरीके से ये इनका नाम था। टिलियोस्ट फिशेज की बात करें तो ये इसमें वार्बलर्स पाया जाता है। जो टिलियोस्ट फिशेज हमारी हैं जितनी भी थी, इनमें बताया था आपको कि वार्बलर्स जो है पाए जाते हैं। माउथ के नीचे जो है ऐसे झब्बे झब्बे फॉर्म में मिलता है, तो वार्बलर की बात कर रहा है यहाँ पे। सही आंसर है आपका इलेस्मो ब्रांच फिशेज, जिसमें आपको जो है प्लेकॉइड स्केल मिलेगी। एंडोस्केलेटन ऑफ स्कॉलियोडॉन मेड अप ऑफ, डॉगफिश की बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि इसका जो एंडोस्केलेटन होता है वो किसका बना होता है। यानी डॉगफिश, सबसे पहले तो इसका क्लासिफिकेशन करना होगा स्कॉलियोडॉन का। स्कॉलियोडॉन का सही क्लासिफिकेशन क्या है? फाइलम, सब फाइलम, डिवीजन, सुपर क्लास, क्लास या ऑर्डर तक बढ़ने का प्रयास करेंगे। फाइलम कॉर्डेटा, सुपर सब फाइलम वर्टिब्रेटा, अगर डिवीजन की बात करें तो इनका जो डिवीजन है वो है ग्नेथोस्टोमेटा, मतलब इनके माउथ में जबड़ा पाया जाता है, जबड़े में माउथ पाया जाता है, ग्नेथोस्टोमेटा होगा। सुपर क्लास जो है इनका पिसेस है। और अगर हम यहीं पे क्लास की बात कर लेंगे तो ये कॉन्ड्रिक्थीज में आते हैं, कॉन्ड्रिक्थीज। तो जब कॉन्ड्रिक्थीज हैं तो कॉन्ड्रिक्थीज में किसका बना होगा? कार्टिलेज का। अगर बोन्स का बना होता तो ये डेफिनेटली ऑस्टिकथीज में रखे जाते। और ऑस्टिकथीज का मतलब क्या है? ऑस्टियो से बना हुआ है। ऑस्टियो का मतलब होता है बोन और इक्थीज का मतलब होता है फिशेज। तो ऐसी फिशेज जिनकी स्टडी हम बोन में करते हैं, बोन वाली फिशेज की स्टडी करते हैं, उसको हम लोग इक्थियोलॉजी ऑस्टिकथीज बोलेंगे। और फिशेज की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्थियोलॉजी बोलते हैं। तो ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है कि फिशेज की स्टडी को क्या कहते हैं? इक्थियोलॉजी जो है फिशेज की स्टडी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ अगला सवाल। टोटल 15 क्वेश्चंस की श्रृंखला को हम लोग फॉलो अप करेंगे। अगली बार सेकंड ग्रुप में हम फिर से लेकर आएंगे 15 क्वेश्चन। डॉगफिश इज रिलेटेड टू विच ग्रुप? इन्होंने पूछा कि डॉगफिश वापस से किससे बिलोंग करती है। इग्नेथा में नहीं आया था, अभी थोड़ी देर पहले इसका क्लासिफिकेशन किया गया, तो आपको ये कहाँ मिला? ग्नेथोस्टोमेटा में मिला, यानी जबड़ा पाया गया डॉगफिश में। क्वेश्चन नंबर 12, विच फिश इज विविपैरस? इसमें से कौन सी ऐसी फिश है जो विविपैरस है? मतलब वो सॉरी यहाँ पे विविपैरस जो सवाल अगर आएगा तो ये इस तरीके का गलत होगा, क्योंकि इसको हम लोग मानते हैं ओवो विविपैरस मानते हैं। ओवो विविपैरस, ऐसा कौन सा फिश है जो ओवो विविपैरस है? तो ओवो विविपैरस की कंडीशन क्या होती है? एक्चुअली ये एग तो डेवलप करते हैं इनसाइड द यूटरस या यूटराई, लेकिन ये उसके बाद यंगवंस को जन्म देते हैं। तो ऐसी इस कैटेगरी को लिख लेते हैं यहाँ पे, एग्स डेवलप इनसाइड यूटराई। यूट्रस के अंदर जो है यहाँ पे एक डेवलप होता है, लेकिन ये बर्थ देते हैं यंग वंस को, गिव बर्थ टू यंग वंस। तो ये यंग वंस को जन्म देते हैं, इस वजह से जो है इनका ओवो विविपैरस होना ज़्यादा अच्छा होता। तो इसका एग्जाम्पल है आपके पास स्कॉलियोडॉन, क्योंकि स्कॉलियोडॉन ही है अकेला जो ओवो विविपैरस है या विविपैरिटी शो करता है। हम कह सकते हैं कि ये विविपैरिटी शो करता है, और विविपैरिटी होने की वजह से इसमें हाई डिग्री का पेरेंटल केयर पाया जाता है। हाई डिग्री ऑफ पेरेंटल केयर सीन इन स्कॉलियोडॉन। चलिए अगले सवाल की तरफ। स्क्रॉल वॉल्व इज फाउंड इन, फिर से सवाल है कि स्क्रॉल वॉल्व क्या है? स्क्रॉल वॉल्व एक्चुअली सही मायने में डाइजेस्टिव सिस्टम के इंटेस्टाइन का पार्ट है। यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में जब इंटेस्टाइन वाला पार्ट बनता है तो वहां पे हमको स्क्रॉल वॉल्व देखने को मिलती है। यानी ये है क्या? इनर जो म्यूकस की लाइनिंग होती है, म्यूकस की जो इनर लाइनिंग है उसकी फोल्डेड होने की वजह से जब वो एंटी क्लॉकवाइज फोल्ड होता है तो उसमें क्लॉकवाइज एक स्पाइरल ग्रूव बन जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्रॉल बोलते हैं या स्क्रॉल वॉल्व बोलते हैं। और ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है ताकि एब्जॉर्प्शन का रेट क्या हो जाए? बढ़ जाए। तो इस सेंस में अगर हम देखें तो ये कहाँ मिलेगा? स्कॉलियोडॉन के डाइजेस्टिव सिस्टम में। स्कॉलियोडॉन डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको कहाँ मिलेगा? ये इंटेस्टाइन में। इनर म्यूकस की लाइनिंग फोल्ड हो जाती है, और इसके फोल्डेड की होने की वजह से कौन से डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में से फोल्ड होगा तो ये स्पाइरल स्ट्रक्चर बनाता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्रॉल वॉल्व या स्पाइरल वॉल्व के नाम से जानते हैं।
अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं यहाँ पे, और इसके बाद वाला सवाल जो है वो आखिरी होगा। इन स्कॉलियोडॉन हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। तो अगर हम स्कॉलियोडॉन में क्रेनियल नर्व की बात करें तो ये जनरली 10 पेयर होते हैं, 10 पेयर अकॉर्डिंग टू देयर सीरियल रोमन नंबर 1 to 10, रोमन नंबर 1 2 3 4, यानी नर्व 1, नर्व 2, नर्व 3 4 5 6 7 8 9 10 तक चलेगा। लेकिन इसमें एक एडिशनल पेयर भी होता है नर्व, जिसको नर्व ओ कहते हैं या नर्व 0 कहते हैं। तो जो नर्व का नंबर होगा, नर्व रोमन नंबर 1 से स्टार्ट करेगा और ये चलेगा नर्व 10 तक। लेकिन इसके अलावा, क्योंकि ये 10 पेयर हो गए, इसके अलावा एडिशनल होता है एक एडिशनल नर्व का पाया जाना नर्व ओ के नाम से है ये। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो 11 होना चाहिए, लेकिन क्योंकि डायरेक्ट पूछा है ये, तो डायरेक्ट जो है यहाँ पे क्या है, क्रेनियल नर्व की बात कर रहा है। क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व दो तरह की नर्व होती हैं, और इसमें जो क्रेनियल नर्व का नंबर है वो 10 पेयर है। नर्व ओ को कंसीडर नहीं करेंगे। पेरेंटल केयर बाय मेल इज फाउंड इन, फिर से सवाल है कि पेरेंटल केयर जो फिशेज में देखा जाता है वो किसमें मिलता है, वो भी मेल के द्वारा। तो स्कॉलियोडॉन गलत आंसर तो नहीं है, क्योंकि ये विविपैरिटी शो करता है, यहां पे विविपैरिटी। तो जब विविपैरिटी है तो डेफिनेटली इसमें कौन होगा, फीमेल होगी। और आंसर में क्या है, हमारे क्वेश्चन में सवाल में है कि मेल फिश। तो मेल फिश में ना तो लेबियो ना तो एनाबास, हिप्पोकैम्पस यानी सी हॉर्स की ये बात कर रहे हैं कि सी हॉर्स क्या करता है, सी हॉर्स हमारा पेरेंटल केयर शो करता है, जिसमें मेल सी हॉर्स जो है पार्टिसिपेट करता है, जिसके पाउच में जब ये घोड़े जैसा स्ट्रक्चर बनता है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो ब्रूड पाउच बनती है इसके पास, इसमें यहाँ पे हिप्पोकैम्पस के पास, इसी में क्या होता है, ये सी हॉर्स ही मानिएगा इसको, इसके इस ब्रूड पाउच में ही एग्स रखे जाते हैं जब तक कि वो क्या हो जाए, फर्टिलाइज होके या हैच आउट होके बाहर ना आ जाए। तो आज प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं तक रखते हैं, 15 क्वेश्चंस को। अगले टर्म पे जब हम लोग मिलेंगे तो इसके बचे हुए 15 क्वेश्चन का जो क्रम है उसको लेकर आएंगे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में आप लोग, हमने जो है इसका पेरेंटल केयर का, जो ये पेरेंटल केयर का स्पेशल टॉपिक बना हुआ है, तो इसके छोटे छोटे टॉपिक्स जो बने थे हम लोग क्या करेंगे, उसको अपलोड कर देंगे विद डायग्रामेटिक, आप लोग उसको वहाँ से देख सकते हैं। आज के लिए इस लेक्चर को इतना ही। अगली बार हम लोग मिलेंगे क्लास एम्फीबिया, फिशेस के बाद हम लोग जो है एम्फीबिया वाले टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक यू।